Good morning students. Today we will continue our chapter biomolecules. पिछली वीडियो में हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़े थे ग्लूकोज के। आज हम साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज के भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन बताने वाली हूँ, जो कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी। इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड पड़ी थी। तो आज मैं लिमिटेशंस डिस्कस करने वाली हूँ। पहले फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि डी प्लस ग्लूकोज मतलब जो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, या फिर हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की। ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आर द सेम थिंग। कहता है कि ये ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है इसका डी ग्लूकोज का कुछ रिएक्शन शो नहीं करता, लाइक 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, और भी कई इसके टेस्ट होते हैं, स्किफ रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता। कुछ ये रिएक्शंस हैं जो कि ओपन स्टेट स्ट्रक्चर नहीं देता है, और कई टेस्ट हैं जैसे NH2OH के साथ। इसको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी, इससे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये लिखो कि ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, और ये नहीं बनाता NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनाता, NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता। मेनली इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है 2,4-DNP और स्किफ रिएजेंट। ये क्या होता है? 2,4-DNP का मतलब होता है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल, पी का मतलब फिनाइल, डाई डी का मतलब डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन टेस्ट नहीं देता। एक्चुअल में क्या होता है, डीएनपी जो टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, और हमें पता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या है, कीटोन होता है। ये आज मैं आपको करवाऊंगी तब पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी ये क्या है, 2,4-DNP टेस्ट क्यों नहीं देता? ये होता है 2,4-DNP मतलब सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो और हाइड्राजीन NH2NH, दिस इज हाइड्राजीन। ये हो गया 2,4-DNP। अब इसके साथ रिएक्शन जब भी कोई एल्डिहाइड ग्रुप वगैरह करते हैं तो वो रिएक्शन करने के बाद, जैसे कोई भी एल्डिहाइड्स के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो जनरली हमें रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर का सोल्यूशन मिलता होता है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज डी प्लस ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शन करते हैं, उसमें भी एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी, लेकिन तब उस टाइम पे रेड, ऑरेंज और येलो कलर का सोल्यूशन नहीं देता। इसीलिए कहते हैं कि डी प्लस ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो डीएनपी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, और इवन ये स्किफ रिएजेंट को भी सेटिस्फाई नहीं करता। स्किफ रिएजेंट में एक कलरलेस सोल्यूशन होता है जो वो ओनली एल्डिहाइड से रिएक्ट करके कलर्ड सोल्यूशन देता है, लेकिन यहाँ पर जो जिसके साथ वो रिएक्ट करता है कलरलेस सॉल्यूशन, उसमें ग्लूकोज के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन शो नहीं करता, इट डजंट शो एनी रिस्पॉन्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है कि कुछ रिएक्शन, सर्टेन रिएक्शन ये शोज नहीं करता। NaH सोडियम, Na मतलब सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेनेट SO3 एडिशन प्रोडक्ट भी ये नहीं देता। मेनली ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आप लिखो तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर सर्टेन रिएक्शन को शो नहीं करता। सेकेंड लिमिटेशन जो है डी ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज तो रिएक्ट, मैंने आपको उसमें बताया था जब एविडेंसेस बताए थे इसके स्ट्रक्चर के, ग्लूकोज NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है। लेकिन जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है उसके अंदर मैंने एक आपको पेंटा एसीटेट भी बना के दिखाया था, अगर आप एविडेंस वाली वीडियो देखो। लेकिन कहता है कि जो ग्लूकोज है NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइन तो बनाता है, लेकिन उसका जो फर्दर पेंटा एसीटेट बनाया था वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट। उसमें भी तो ग्लूकोज है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है एब्सेंट होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट के अंदर, एल्डिहाइड निकल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर इसकी क्या है, लिमिटेशंस है इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की। थर्ड लिमिटेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कई बार क्वेश्चन इस पर अलग भी आ जाता है, म्यूटा रोटेशन जो शो करता है। पहले मैं आपको म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट आपको समझाने वाली हूँ। मैंने आपको कल साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो फॉर्म बताई थी ग्लूकोज की, एक बताई थी अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी बताई थी बीटा डी ग्लूकोज। मतलब स्ट्रक्चर की दो फॉर्म्स होती हैं, राइट।
अगर मान लो म्यूटर रोटेशन क्या चीज़ होती है, इस बात को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मान लो किसी बीकर के अंदर आपने ग्लूकोज की अल्फ़ा डी फॉर्म ले ली है और उसमें से आपने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करा रही है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। जैसे ही वो किसी सॉल्यूशन में से पास कराते हो, आफ्टर पासिंग वो क्या करती है, कुछ ना कुछ एंगल पे क्या करती है, रोटेट करती है। ऐसा देखा गया कि जब ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज सॉल्यूशन से इसको पास कराया तो ये कुछ ना कुछ रोटेशन शो करने लग गई। इस तरह से ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इसीलिए प्लस डी ग्लूकोज इसका नाम आता है। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करे, आफ्टर रोटेशन क्लॉकवाइज घूमे। माइनस होता तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते। तो ऐसा देखा गया कि जब बीपीएल को अल्फ़ा डी ग्लूकोज के सोल्यूशन से पास कराया गया तो ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल जो था एक्सपेरिमेंटली देखा गया 111 एंगल डिग्री पर रोटेट हो गई थी और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई। और फिर जब बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पास कराया गया, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को में से प्लेन पोलराइज पास कराई गई, तो एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये रोटेट तो हुई प्लेन पोलराइज रही, लेकिन स्मॉल एंगल जो कि लगभग 19.2 डिग्री था, ये एंगल हमें एक्सपेरिमेंटली पता चल गया। और अब मैंने क्या कर लिया, मान लो किसी मतलब रोटेशन शो कर दी गई। अब मैं म्यूटर रोटेशन का अगर कंसेप्ट बताऊं तो म्यूटर रोटेशन होती है मतलब कुछ ना कुछ, म्यूटल मतलब म्यूचुअल, खुद अपने आप में रोटेशन शो करना। अल्फा के स्ट्रक्चर में से मैंने प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई तो कुछ एंगल पे रोटेट हुई, इसी तरह बीटा भी कुछ एंगल पे रोटेट हुआ। लेकिन अगर मैंने एक सॉल्यूशन, एक बीकर के अंदर अल्फ़ा डी और बीटा डी दोनों ले लिए, इसका कुछ रेशियो ले लिया और इसका भी कुछ रेशियो ले लिया, मान लो मैंने कुछ परसेंट इसका ले लिया, एक मान लो 36% ले लिया और एक 64% ले लिया, टोटल 100% करना होता है ना। तो इस बार क्या देखा कि जो अल्फ़ा ग्लूकोज था, अल्फ़ा जो डी ग्लूकोज था 111 डिग्री पे रोटेट ना करता हुआ इसने अपने एंगल को कुछ ना कुछ कम कर लिया, ये कम एंगल पे रोटेट होने लग गई। क्योंकि इस बार क्या है, एक बीकर के अंदर पूरा 100%, यहाँ पर 100% अल्फ़ा ग्लूकोज था, लेकिन इस बार 36% ओनली अल्फ़ा ग्लूकोज है, बाकी कुछ रेशो बीटा ग्लूकोज का भी था। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इसका एंगल कुछ घट गया और बीटा डी ग्लूकोज का कुछ एंगल बढ़ गया। तो मतलब एक टाइम पे इन्होंने रोटेशन इस तरह से रोटेट की, तब तक ये रोटेट करते रहे जब तक अल्फ़ा और बीटा इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे ना आ गए। मतलब इसका एंगल कुछ ना कुछ कम होने लग गया, इसका बढ़ने लग गया, और तब तक ये प्लेन पोलराइज लाइट जब इसमें से पास कराई तब तक इन्होंने रोटेशन शो करी जब तक अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर ना आ गए। और जिस एंगल पर ये इक्विलिब्रियम में आए उस एंगल को अल्फ़ा डी एट 298 केल्विन, इस तरह से लिखते हैं इसको, वो एंगल नोट किया गया 52.5 डिग्री था। मतलब ये जो एंगल हुआ एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर था। हमने ऐसा देखा कि जब दोनों सॉल्यूशन को एक कंटेनर में लिया गया और प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई गई, अल्फ़ा मान लो 36% था और बीटा 64% था, तब वो अल्फ़ा क्या हुआ, उसका एंगल कुछ घटने लग गया और बीटा का कुछ एंगल बढ़ने लग गया, और इस तरह से उसके अंदर वेरिएशन आनी शुरू हो गई। अल्फ़ा के एंगल में भी कुछ वेरिएशन आई, बीटा में भी, और ये वेरिएशन तब तक आती रही जब तक अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं हो गए। इक्विलिब्रियम में आने लगा और इसी रोटेशन को हम बोलते हैं म्यूटर रोटेशन। कि स्पॉन्टेनियस चेंज आना स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर, इन दोनों की रोटेशन के अंदर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जिसमें से प्लेन पोलराइज पास कराओ और वो कुछ रोटेट हो जाए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये क्या हुए, अल्फ़ा और डी ग्लूकोज ये ऑप्टिकली एक्टिव में से जब इसको पास कराया तो कुछ रोटेशन के अंदर स्पेसिफिक चेंज आया विद टाइम टू टाइम एट इक्विलिब्रियम वैल्यू। इक्विलिब्रियम वैल्यू तक इसमें चेंज आया और इस पॉइंट को, इस रोटेशन को हम बोलते हैं म्यूटर रोटेशन। तो ऐसा रोटेशन कब आया, जब ग्लूकोज की दो फॉर्म थी हमारे पास, अल्फ़ा एंड बीटा। और हमें पता है ग्लूकोज की दो फॉर्म अल्फ़ा एंड बीटा हमें ओनली एंड ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलती है। क्या ओपन स्ट्रक्चर में हमने ग्लूकोज की दो फॉर्म पढ़ी थी अल्फ़ा एंड बीटा? नहीं पढ़ी। हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर में या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में नहीं पढ़ा। इसका मतलब म्यूटर रोटेशन का कंसेप्ट भी ओनली एंड ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में ही पॉसिबल है, या ये कह लो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ
म्यूटा रोटेशन। कई बार अगर लिमिटेशन में आ जाए तो ये पॉइंट मेंशन कर दो, और अगर आपसे कई बार पूछ ले व्हाट इज म्यूटा रोटेशन तो क्या होता है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। एक बार फिर से शॉर्ट में इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, जब किसी कंटेनर में हमने अल्फा डी ग्लूकोज का 100% सॉल्यूशन लिया, पीपीएल को पास कराया, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया वह 111 डिग्री सेल्सियस पे रोटेट कर रही है। इसी तरह बीटा 19.2 डिग्री पे रोटेट कर रही है। लेकिन दोनों के मिक्सचर को जब पास कराया, एक का 36 और एक का 64% लिया, मतलब 100% ना लेके उसकी क्वांटिटी को कुछ ना कुछ प्रॉपर रेशो के अंदर ले लिया गया, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के एंगल में चेंज आया। अल्फा का घट गया, बीटा का कम हो गया, और वो अपने एंगल में तब तक चेंज करते रहे जब तक इन दोनों में इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आई। और इसी वेरिएशन, चेंज इन एंगल की सिचुएशन को, प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर अल्फा और बीटा दो ग्लूकोज की फॉर्म हमें पता है साइक्लिक के केस में होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में कोई दो फॉर्म नहीं होती, इसीलिए म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसीलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड हुई थी, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ म्यूटा रोटेशन। इसी तरह एक और कंसेप्ट की अगर हम बात करें कि कहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है, या फिर ये भी कह सकते हो डायरेक्ट, डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज जो एग्जिस्ट करता है इन टू स्टीरियो आइसोमर्स, हमें पता है स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो कौन सी हैं? अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकेंड इज बीटा डी ग्लूकोज में एग्जिस्ट करता है। और ये स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलती हैं। म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट चाहे बाद में बता दो, पहले आइसोमेरिक फॉर्म भी एग्जिस्ट हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही एक्सप्लेन होती हैं। अल्फा बीटा के बारे में हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा, इसीलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है ओपन चेन स्ट्रक्चर की, कहता है कि जो डी प्लस ग्लूकोज है, यानी उसका ओपन जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है टू आइसोमेरिक, हेडिंग डालो, टू आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनाता है। जो सिंपल स्ट्रक्चर है इसका ये बनाता है। कैसे पता चला हमें? देखो, हमें पता है ये जो आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स कब बनाता है, जब एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। मान लो कोई एल्डिहाइड लिया और कोई एल्काइल अल्कोहल ले लिया, मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया, एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइज कराया, ट्रीट किया मिथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, HCl गैस के H+ आयन ले लिए, तब हमने देखा कि ये 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल जब रिएक्ट करा पर मोल ऑफ ग्लूकोज से, तो हमें क्या मिलने को बिना एसिटल बन के मिल गया, CH, यहाँ पर ये बन गया OCH3, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटल। इसकी फॉर्मेशन मैंने कल भी बताई थी जब हेमी एसिटल का कंसेप्ट बताया था। एसिटल मैं आपको बता चुकी हूँ कल कि अल्कोहल और एल्डिहाइड जब मिलते हैं तो एक हेमी एसिटल यानी एसिटल बनाते हैं। लेकिन जब डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हुई, जिसको हम क्या कहते हैं? डी ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन की गई अल्कोहल के साथ, तब एक ही मोल इसका यूज़ हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, और जो फॉर्मेशन हुई C6H11O5 OCH3 की, प्लस में वाटर रिलीज हुआ, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मिथाइल अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोसाइड्स। यहाँ पर हमें क्या मिला? जब हमने ग्लूकोज की मिथेनॉल के साथ रिएक्शन की तो हमें अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोसाइड्स मिला, यानी अल्फा की जो ग्लूकोज की 2 फॉर्म, ग्लूकोसाइड्स की 2 फॉर्म मिली, अल्फा एंड बीटा। और हमें पता है ये 2 फॉर्म ओनली एंड ओनली एग्जिस्ट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसका कोई जिक्र पड़ा है कि अल्फा और बीटा फॉर्म है? तो ये जो 2 मिथाइल डी ग्लूकोज दोनों मिलाकर ये बिहेव करती हैं एज एसिटल का बिहेव करती हैं, एक अकेली फॉर्म एसिटल का फॉर्म नहीं करती। एसिटल्स की तरह ये जो मिथाइल ग्लूकोसाइड्स हैं वो बनते हैं अंडर एनहाइड्राइज कंडीशन, बट हाइड्रोलाइज बैक हो जाते हैं टू ग्लूकोज एंड मिथेनॉल, वापस ये हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं अंडर एक्वस एसिडिक कंडीशन। जब एक्वस एसिडिक कंडीशन लेंगे तब ये ग्लूकोसाइड्स वापस ग्लूकोज और मिथेनॉल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जो ग्लूकोसाइड्स की ये कंडीशन है अल्फा एंड बीटा जो मिलकर एसिटल बना रही हैं, ये हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में ही दिखने को मिलती हैं, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आइसोमर का फॉर्म ही हमने कहाँ पढ़ा है? ओनली इन
साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसीलिए दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके पॉइंट्स को नोट करो। तो ये थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन, जिसकी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड हुई थी। अब कल मैंने जैसे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया था, आज मैं आपको सेकंड कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हेडिंग डालो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। जैसे मैंने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसकी फॉर्म होती है, हेमी एसिटल एंड हेमी कीटो फॉर्म्स होती है। जैसे मैंने ग्लूकोज में बताया ये क्या है, हेमी एसिटल है, इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसी तरह जो फ्रुक्टोज होता है जिसको हेमी कीटो ग्रुप कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसका फॉर्मूला तो यही है C6H12O6, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो नोट करो कैसा होता है। पहले वही CH2OH, फिर कीटोन ग्रुप CO, फिर कार्बन के साथ वही हाइड्रोजन, सिर्फ एल्डिहाइड का ही फर्क है इसके अंदर, हाइड्रोजन और इधर OH, इधर कार्बन के साथ इस तरफ OH, फिर कार्बन के साथ OH, OH है तो दूसरी तरफ क्या होगा, H होगा, और फिर यहाँ क्या होगा, CH2OH। स्ट्रक्चर मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, कीटोन ग्रुप आ जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं अभी बनाऊंगी, ये है इसका ओपन स्ट्रक्चर। इसी से ही मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगी। पहले ये याद रखो, यहाँ पर दो प्राइमरी अल्कोहल, बीच में CHOH है। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे, इधर से जाओगे तो थर्ड पोजीशन पे राइट हैंड साइड पे क्या है, H है, और लेफ्ट हैंड साइड पे OH है। बाकियों में राइट हैंड साइड पे OH है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे ग्रुप कीटोन है। ये अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया ओपन स्ट्रक्चर, तो मैं आपको सिखाऊंगी इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो फोकस करो इस पे, मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। एक बार फिर से बना रही हूँ मैं ओपन स्ट्रक्चर, CH2OH, फिर मैंने क्या कहा, कीटोन, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और इस तरफ OH, फिर कार्बन के साथ हम लेंगे OH और इधर हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ क्या लेंगे हम, OH और इधर हाइड्रोजन, एंड लास्ट इज CH2OH। इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ। उसमें हमने क्या कहा था, याद हो आपको कि उसमें जो लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला जो ऑक्सीजन था उसके लोन पेयर से, लास्ट वाले ऑक्सीजन के, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने किया था कि लास्ट वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एल्डिहाइड को डोनेट करते हैं और उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। C1 और C5 की लिंकेज हो जाती थी। C1 और C5 कार्बन एटम्स बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ जाता था और क्लोज चेन बनाता था। यहाँ क्या होगा, इसके ये देखो, इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कीटोन को डोनेट करेंगे, कीटोन के कार्बन के पास जाएंगे और कार्बन अपना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ को शिफ्ट करेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। मीन्स अल्टीमेटली हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, यहाँ मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलेगा, अगर ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में OH जुड़ जाए तो यहाँ पर हमें CH2OH इस कार्बन के साथ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ O और CH2OH जुड़ा है। अगर O क्या है, इधर से अटैक करता है, OH इधर जुड़ता है तो कार्बन के इस तरफ CH2OH आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ रहेगा, ये जुड़ गया। अगला ये वाला C के साथ H और OH, अगले में C के साथ OH और H, अगले में C के साथ OH और H, और फिर CH2, और ये O जो बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन के साथ म्यूचुअली बॉन्ड बनाएगा। कुछ ऐसा ही फंडा मैंने आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी बताया था। और अब यहाँ पर किसको देखोगे, फर्स्ट कार्बन को। फर्स्ट कार्बन इज दिस, इसमें OH इस ग्रुप एनोमर कार्बन या इपीमर्स भी बोल सकते हो। कल मैंने आपको बताया था ना एनोमर, जिसको इपीमर भी बोल सकते हो। कई बार इपीमर और एनोमर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इपीमर एंड एनोमर आर द सेम थिंग। एनोमेरिक कार्बन और एनोमर्स इपीमेरिक कार्बन आर द सेम थिंग। फर्स्ट कार्बन जिसको हम बोलते हैं OH ग्रुप, इसमें क्या है, राइट हैंड साइड पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी फ्रुक्टोज। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी फ्रुक्टोज। क्लियर। और अगर यहाँ OH ग्रुप क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाए, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। इस तरफ CH2OH, इधर H और इधर OH, इधर OH और इधर H, इधर OH एंड इधर H, इधर CH2, और ये बॉन्ड कर रहा है
ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर OH इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो इट्स नेम इज बीटा डी फ्रुक्टोज। मेथड नेम आइसोमेरिक के सेम ही है अल्फा और बीटा का, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन की जो चेन है वो 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको याद होगा तो वो 6 मेंबर्ड रिंग थी। यहाँ पर क्या है, लास्ट कार्बन कीटोन के साथ, कीटोन इज ऑन द सेकेंड पोजीशन। ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखोगे कीटोन सेकेंड पोजीशन है, और हमें पता है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ ही अटैच होता है। जैसे एल्डिहाइड में CHO इसी कार्बन के ऊपर अटैक होता था और 6 मेंबर्ड रिंग बनता था, वो फर्स्ट पोजीशन पे था एल्डिहाइड। लेकिन इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन है, डबल बॉन्ड है, वो सेकंड पोजीशन पे है, इसीलिए इसकी रिंग जो बनती है अल्टीमेटली 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। इसीलिए जो इसकी हवार्थ प्रोजेक्शन मैं आप बताने जा रही हूँ, जो इसकी हवार्थ प्रोजेक्शन है वो 5 मेंबर्ड रिंग बनाती है। तो जैसे उसमें किया था, बीच में ऑक्सीजन लगाएंगे और एक 5 मेंबर, जैसे उसमें हेक्सेन बनाया था यहाँ पर पेंटेन बनाएंगे, और इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से ही बनाएंगे आप। जैसे मैं एक बार फिर से आपको एक बार स्ट्रक्चर बता दूं, तो उसमें मैंने OH अगर अल्फ़ा फॉर्म लूँ तो CH2OH इधर लिया था, फिर H लिया था, यहाँ OH, फिर से यहाँ OH लिया था और यहाँ H लिया था, और यहाँ पर H, और ये वाला कार्बन अल्टीमेटली बॉन्ड बनाता था इस ऑक्सीजन से, और CH2OH था। ऐसा ही कुछ मैंने किया था, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी, ये थी फिशर प्रोजेक्शन इसकी, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ये मैंने फ्रुक्टोफुरानोज बना दिया, लेकिन हमने पायरानोज का स्ट्रक्चर किया है। सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। ये एक बार फिर से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है, फ्रुक्टोज की 2 फॉर्म होती हैं। एक तो होती है फ्रुक्टोज का पायरानोज फॉर्म, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, दिस इज स्ट्रक्चर की फ्रुक्टोज की पायरानोज फॉर्म। एक स्ट्रक्चर की फ्यूरानोज फॉर्म भी होती है। तो आपने इन दोनों फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो करनी है वो स्ट्रक्चर की क्या है, फ्यूरानोज एंड पायरानोज फॉर्म में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कीजिए कि फ्रुक्टोज की पायरानोज फॉर्म कौन सी है। जब फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में लास्ट वाला, यानी इधर वाला लास्ट वाला CH2OH ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाता है ऊपर से सेकंड कीटोन के साथ, मतलब इधर से कौन सा हो गया, 6th कार्बन, फिर जब बॉन्ड बना रहा है इधर से 6th कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है सेकंड कार्बन के साथ, तो वो फ्रुक्टोज की पायरानोज फॉर्म होगी। हमने ऐसा कुछ ग्लूकोज में नहीं पढ़ा कि फ्रुक्टोज ग्लूकोज की पायरानोज या फ्यूरानोज फॉर्म है, लेकिन फ्रुक्टोज के केस में इसकी पायरानोज और फ्यूरानोज फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। क्या होगा इसमें, क्या है, जब 6th कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो उसकी पायरानोज फॉर्म है। अब मैं आपको क्लियर करूंगी इसकी फ्यूरानोज फॉर्म। फ्यूरानोज फॉर्म में फोकस करो। यहाँ पर मैंने क्या लिया, उसमें क्या लिया था, लास्ट कार्बन का कीटोन के साथ बनाया था, लेकिन यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन का कीटोन से बन रहा है। देखो एक कार्बन यहाँ छोड़ा, इधर से कौन सा आ गया, यानी नीचे से देखें तो सेकंड और ऊपर से देखें तो 5th, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी उधर से हमने पायरानोज फॉर्म में लास्ट इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया था, और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से बॉन्ड बनाऊंगी तो ये फ्रुक्टोज की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज फॉर्म। क्लियर हो गया। सिर्फ इसमें ये नहीं बातों का डिफरेंस है, क्योंकि रिंग अल्टीमेटली उसमें भी बनेगी, 6 कार्बन के साथ जोड़ोगे तब CH2OH क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तब भी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। लेकिन फ्यूरानस के केस में भी हम 5 मेंबर्ड रिंग ही करेंगे। यहाँ पर कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन दोनों ही क्या करेंगे, बॉन्ड बना सकते हैं। अगर लास्ट वाला बॉन्ड बनाएगा तो वो पायरानोज होगा, सेकेंड लास्ट फॉर्म बनाएगा तो इसकी फ्यूरानोज फॉर्म होगी। अगर मैं इसका हवार्थ प्रोजेक्शन बनाऊँ, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर इसमें OH ग्रुप इस स्ट्रक्चर में देखोगे स्टार्टिंग से OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो ये इसकी अल्फा फॉर्म है, बीटा अब आप कर लोगे, OH क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। हवार्थ प्रोजेक्शन में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी 5 मेंबर्ड रिंग की होती है। तो 5 क्या हो गया, पेंटेन बनाओगे और ऑक्सीजन बॉन्डिंग करोगे। जब आप ऑक्सीजन बॉन्डिंग करोगे तो कार्बन फर्स्ट की स्टार्टिंग कहाँ से करते थे, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड से। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, जैसे कि हम उस पिछले केस में करते आ रहे हैं। देखो मैं आपको फिर से क्लियर करने वाली हूँ, एक बार अच्छे से फोकस करो।
पहले मैंने फर्स्ट पोजीशन पे क्या बताया, CH2OH के साथ OH। फर्स्ट पे मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पर हमेशा जो बल्की ग्रुप है वो ऊपर ही रहेगा, जैसे ग्लूकोज में किया था। इसके साथ क्या है, OH। पहला कार्बन यहाँ जुड़ गया। सेकंड कार्बन में देखो मेरा क्या है, इधर इधर चलती जा रही हूँ, ये वाली पॉइंट हो गया। इस कार्बन में मैंने OH क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो वो कहाँ जाता है, वार्थ प्रोजेक्शन में अबव। कल मैंने रूल बताया था, राइट हैंड में है तो वो बिलो जाएगा। अगर वो OH ग्रुप लेफ्ट हैंड, सिर्फ OH की बात करते हैं, OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो अबव जाएगा। ये हो गया। इसके लिए स्ट्रक्चर बनाओ, OH लेफ्ट में है तो वो अबव जाएगा, यहाँ OH अबव जाएगा और H कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा। फिर उसके बाद H और OH, OH कहाँ है, राइट में, यानी कहाँ जाएगा, बिलो, यहाँ OH बिलो, H अबव। फिर H और कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसकी। H के साथ कौन, इस कार्बन के साथ H, और अल्टीमेटली कौन है, CH2H। ये तो बॉन्डेड ऑक्सीजन से, यहाँ तो हम पहुँच ही गए। अब यहाँ पर बल्की ग्रुप मैंने क्या बताया था, ऑलवेज ऊपर आएगा, CH2OH, और यहाँ पर इसके साथ कौन है, H। इस कार्बन की बात कर रही हूँ, H और CH2OH। ये तो इसके साथ बॉन्ड है, वो तो बॉन्ड बन ही रहा है। इस कार्बन के साथ H, CH2H और ऑक्सीजन से बॉन्ड, ये है इसकी हवार्थ फॉर्म। सिर्फ वही फंडा आपने दिमाग में रखना है। अब देखो कार्बन 6 होगी, लेकिन रिंग 5 मेंबर्ड ही है। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग ही नजर आ रही है, लेकिन कार्बन 6 है। देखो 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, इधर से 5, एंड दिस इज 6। लेकिन रिंग क्या है, 5 मेंबर्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो फ्रुक्टोज का बनता है। और ये फ्रुक्टोज की हवार्थ फॉर्म कौन सी है, फ्रुक्टोज फ्यूरानोज। फ्यूरानोज क्यों है, फिर से बता रही हूँ, सेकेंड लास्ट कार्बन कीटोन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर ये वाला कार्बन का ऑक्सीजन डोनेट करता, ये बॉन्ड बनाता, तो उसकी पायरानोज फॉर्म आ जाती। हमारे सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने के चांस है वो फ्यूरानोज के हैं। पायरानोज की भी आप इसी तरह से बना सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसी तरह से उसका हवार्थ प्रोजेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अच्छे से, इसकी साइक्लिक फॉर्म, हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्म अच्छे से क्लियर कीजिए। फंडा दोनों में सेम ही है। इसमें क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। जो रिंग बनेगी वो पेंटेन से बनेगी, ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड बनेगी। तो यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिलेबस में 2021 में है वो क्लियर हो गया। हम कंप्लीट कर लिया हमने डाइसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स के सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब हमारे सिलेबस से डिलीटेड हैं। इसीलिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम जो करेंगे प्रोटीन्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। इन स्ट्रक्चर की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन में क्वेश्चन आता ही स्ट्रक्चर से है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।